साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने बायोमेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट के यहाँ पे लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए गए हैं, तो उसी क्रम में अब हम यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले पार्ट में हमने लिपिड्स को देख लिया, फ्लूइडिटी को देख लिया और उसके अलावा जो और पैरामीटर्स थे उसको हमने देख लिया है। आज हम जिस चीज़ पे चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड है, बहुत ही शॉर्ट में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, टू द पॉइंट चीज़ें हम समझेंगे और उसको याद कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो फाउंड पाए जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि ग्लाइकोलिपिड जो होती है, तो ये मैंने आपको पहले भी बता के रखा था। इस तरीके से आपको बहुत सारे टर्मिनोलॉजी मिलेगी, जैसे जहाँ पे आपको फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलेगा, ठीक है? ग्लाइकोलिपिड्स देखने को मिलेगा, लाइपोप्रोटीन, इस तरीके से बहुत सारे टेक्निकल टर्म होते हैं। तो ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है कि ग्लाइको का मतलब होता है, ये आपका ग्लाइकन वर्ड से आया है, जो कि कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं या सैकराइड कह सकते हैं। तो लिपिड के मॉलिक्यूल पे अगर कार्बोहाइड्रेट अगर अटैच हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका राइज़ होगा कि अगर सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर पाए जाते हैं, तो हमने ये समझ लिया कि ऑन द सरफेस ऑफ ऑल यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाएँगे। हो सकता है कि आपको एक ऑप्शन दिया जाए प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक नहीं होगा, ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो आपके यूकैरियोटिक पर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे जैसे इस पहली लाइन में लिखा हुआ है कि शुगर कंटेनिंग लिपिड मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं। ग्लाइको का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट। इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो हैव द मोस्ट एक्सट्रीम एसिमेट्री इन द मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसा कि हमने इसके पहले मेम्ब्रेन की एसिमेट्री के बारे में बात किया था, उसी क्रम में आपके ग्लाइकोलिपिड भी आते हैं जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मोनोलेयर ये है और दूसरा मोनोलेयर जो है वो आपका ये है। ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको पहले बता दिया है, जो नए जॉइन किए हैं, वो पहले जाके उस वीडियो को देखेंगे। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे 5 मात्रा में है, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। बस इस केस में यहाँ पर क्या होता है, एसिमेट्री देखने को मिलती है। मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल यहाँ पे 10 की संख्या में है और नीचे केवल 2 की संख्या में है। समझ रहे हैं? तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एसिमेट्री बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, तो उसी को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो ये भी उसी क्रम में आते हैं। दीज़ मॉलिक्यूल वेदर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मोस्टली देखे जाते हैं और इसके अलावा ये इंट्रासेल्युलर मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन द मोनोलेयर फेसिंग अवे फ्रॉम द साइटोसोल। बेसिकली जो भी आपका मोनोलेयर साइटोसोल के अपोजिट में होगा, वहाँ पर ये एक्सक्लूसिवली पाए जाते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। इसके बाद इन एनिमल सेल दे आर मेड फ्रॉम स्फिंगोसिन, जो कि स्फिंगोमाइलिन, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जस्ट एक आपका ये कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है, तो यहाँ पे जो बेसिकली कॉमन पाया जाता है वो आपका स्फिंगोमाइलिन होता है, इसको याद रखिएगा। दीज इंट्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स करते क्या है, ये सेल्फ एसोसिएट मॉलिक्यूल होते हैं। बॉन्डिंग कौन-सी होगी, मैंने आपको हमेशा बता रखा है, कभी भी ऐसी चीज़ों में नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग ही देखने को मिलेगा। अब जब नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पे होगा, तो उसमें क्या आएगा आपका? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दे रखा है कि 95% केस में जब आपको कुछ नहीं समझ में आए, तो क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। मतलब ये बचने के लिए है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, बट आप मोस्टली चीज़ों में देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन देयर शुगर एंड पार्टली थ्रू वान डेर वाल अट्रैक्शन भी देखने को मिलता है। ठीक है? व्हिच कॉजेस देम टू पार्टीशन प्रीफरेंशियली इनटू द लिपिड रैफ्ट। तो ये लिपिड रैफ्ट भी एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम आगे समझेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें केवल इतना जानना है कि ये सेल्फ एसोसिएट होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इनके मॉलिक्यूल कैसे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या वान डेर वाल इंटरेक्शन होता है, या फिर नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड इन द बाइलेयर रिजल्ट फ्रॉम द एडिशन ऑफ ए सुगर ग्रुप टू द लिपिड मॉलिक्यूल इन द ल्यूमेन ऑफ द गोल्जी apparatus। तो जब भी आप ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ते हैं, तो वो एक जो आपका पर्टिकुलर पार्ट होता है, जिसको आपने कभी देखा होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने कभी ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा होगा, तो ये जो होता है ये आपका गोल्जी बॉडी में होता है। ठीक है? इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है वो आपका गोल्जी बॉडी में होता है। जी से जी को जोड़ दीजिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट काम आ जाएगा। लेकिन कभी पूछा जाएगा कि इनिशियल स्टेप्स कहाँ पे होते हैं? मतलब ग्लाइकोसाइलेशन, ये पूरा आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा आगे जाके, एंड लिंक्ड, ओ लिंक्ड। तो बट जब वहाँ पे इनिशियल होता है, मतलब ये आपका ईआर और गोल्जी बॉडी, ये दोनों से ही पार्टिसिपेट करते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो जो इनिशियल स्टेप होता है, आई को आप लिखते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आई, लेकिन आई को आप ई पढ़िएगा और ई को जोड़ दीजिएगा ईआर से। तो कभी आपसे पूछा जाएगा
कि इनिशियल स्टेप ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और लेट स्टेप जो होते हैं वो गोल्गी बॉडी में होते हैं। बट जब आपसे एक्सक्लूसिवली पूछा जाएगा कि ग्लाइकोसाइलेशन की लोकेशन क्या होता है या ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस कहाँ होता है, तब हम क्या आंसर करेंगे? गोल्गी बॉडी करेंगे। समझ में आ गई बात? तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ को मैंने आपको समझा दिया है, गोल्गी अपैरेटस में होगा, अब यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। इसके बाद आपको जो और चीज़ें ध्यान रखनी है, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन पे सुपर शुगर के ग्रुप्स जो होंगे वो सेल की सरफेस पे पाए जाएँगे, ये भी हमने बता दिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरेक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स सराउंडिंग, मतलब जो सेल के आस-पास जो वो इंटरैक्ट करता है। मान लीजिए कि आपकी एक सेल्स ये है, दूसरे सेल से इंटरैक्ट करना है, तो कोई एक मॉलिक्यूल होगा, एडहेरिंग मॉलिक्यूल होगा, ऐसे समझ सकते हैं, जिसके पास एडहेरेंस प्रॉपर्टी होगी या सिग्नल होगा, वही तो बाइंड करेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो होते हैं, आपके ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं या कार्बोहाइड्रेट की जो मॉइटी होती है, वो क्या करते हैं? एडहेरिंग प्रॉपर्टी प्रदान करते हैं या सेल्स जो होती हैं वो सराउंडिंग में इंटरैक्ट कर सके। ठीक है? तो ये बातें हमने इस पैराग्राफ में हमने समझ ली हैं, इसको बहुत अच्छे से आप डिटेल में पढ़िएगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में ये बताया गया है कि ग्लाइकोलिपिड, जो कि हमने इसके पहले देख लिया, प्रोबेबली कहाँ पर पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, इसको हाइलाइट कर लीजिएगा। They generally constitute about 5% of the lipid molecule in the outer monolayer. They are also found in the some intracellular membrane में भी पाए जाते हैं। Most complex glycolipid जब आपसे पूछा जाएगा तो ये आपका गैंग्लियोसाइट्स होता है, जो आपके नर्वस सिस्टम में होता है, जिसमें ओलिगोसैकेराइड होगा, यानी कि गैंग्लियोसाइट्स का मतलब क्या है? ये आपका अल्टीमेटली तो ग्लाइकोलिपिड है। अब ग्लाइकोलिपिड है तो ओलिगोसैकेराइड्स तो होंगे ही, जहाँ पर क्या होता है कि एक से ज़्यादा या एक या उससे ज़्यादा सियालिक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है? अभी इसको बस आराम से समझ लीजिए, सियालिक एसिड जो होता है वो आपको नेट नेगेटिव चार्ज देता है। बस इतनी या बात याद रखिएगा। इसके बाद मोस्ट अबंडेंट ऑफ द मोर देन 40 डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। आपके नर्वस सिस्टम में बेसिकली पाए जाते हैं। इसीलिए नर्वस सिस्टम में आपने टेक्निकल वर्ड कभी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो गैंग्लियन पढ़ा होगा। ठीक है? या बेसल गैंग्लियन, इस तरीके का वर्ड वहाँ पे आता है, या नर्वस सिस्टम या ब्रेन के पार्ट में, तो ये वहीं से डिराइव्ड वर्ड है। चूँकि ये नर्वस सिस्टम में आपको देखने को मिल रहा है तो इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं? गैंग्लियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट हो गई है आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में ये आपको बताया गया है कि ग्लाइकोलिपिड कम फ्रॉम द लोकलाइजेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियल सेल। फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं और क्या-क्या कार्य करते हैं, तो कन्फाइंड टू द एक्सपोज्ड एपिकल सरफेस पे पाए जाते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन को अगेंस्ट हार्श कोई एनवायरनमेंट जो कि आपके कंडीशंस होते हैं, कोई एंजाइम या लो पीएच या हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम से बचाते हैं। तो ये बहुत लिए हमारे लिए क्या होते हैं? बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना होगा, ठीक है? और ये चीज़ें बताई गई है, चूँकि इनके पास चार्ज ग्लाइकोलिपिड होते हैं, जैसे कि आपके गैंग्लियोसाइट्स हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द इलेक्ट्रिकल इफ़ेक्ट करते हैं। जब आप नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, तो इसको आप एज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले सकते हैं। बाकी बहुत डिटेल में अगर आप जानना होगा, तो जब हम इम्पल्स नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन जब हम पढ़ लेंगे, तब आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। बस आज आपको इतना ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे नर्वस सिस्टम में नर्व ट्रांसमिशन होता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, उसमें इनका रोल होता है अल्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, यानी कि आपके कैल्शियम आयन के कंसंट्रेशन को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको भूलना नहीं है, सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस। ये सीएसआईआर में यहाँ से सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है? तो अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देख लीजिएगा, अगर आप 2015 के बाद से सॉल्व करेंगे, तो ये आराम से आपको सीएसआईआर और डीबीटी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है कि ग्लाइकोलिपिड जो होते हैं, वो सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसके बाद आप कैसे हेल्प करते हैं, क्योंकि इनके पास मेम्ब्रेन पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स पाई जाती है, जिनको हम लैक्टिन बोलते हैं। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ये डीबीटी वगैरह में पूछा जाता है। इसको याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन जो होती है, लेक्टिन होती है, जो कि बाइंड करती हैं, चूंकि इनके सरफेस पे शुगर के मॉलिक्यूल होते हैं, तो शुगर के मॉलिक्यूल से जो प्रोटीन बाइंड करती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेक्टिन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। डेफिनेटली किस्मत अच्छी रहेगी तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको मिल जाएगा। ठीक है? ऑन बोथ ग्लाइकोलिपिड हो चाहे ग्लाइकोप्रोटीन हो, जो कि सेल सेल एडहेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, डिटेल में हम समझेंगे। अब ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसे ही लाइन से ही क्वेश्चन डिराइव करके पूछ लिया जाए। और क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कोई एक म्यूटेंट माइस है, अगर उसमें डिफिशियंट कर दिया जाए कॉम्प्लेक्स गैंग्लियोसाइट्स को, तो उसमें क्या क्या एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो नर्वस सिस्टम में एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी, इंक्लूडिंग एक्सोनल डीजनरेशन हो जाएगा,
जाएगा और रिड्यूस्ड माइलिनेशन होगा। तो कैसे करके अगर आपसे कोई क्वेश्चन डिराइव करके सीएसआईआर ने लंबा-चौड़ा क्वेश्चन अगर आपसे 5-6 लाइन में दे दिया कि एक साइंटिस्ट है, उसने एक माइस लिया, उसको डिफिशिएंट कर दिया, उसमें गैंग्लियोसाइट्स को हटा दिया या ग्लाइकोलिपिड्स को हटा दिया, तो अब बताओ क्या होगा? तो यानी कि उसके किस सिस्टम में इफ़ेक्ट आएगा? ऑप्शन आपको दिया रहेगा, नर्वस सिस्टम दिया रहेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया रहेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया रहेगा, मान लीजिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया हुआ है। तो हम क्या आंसर करेंगे? तो हम सिंपल सा आंसर करेंगे नर्वस सिस्टम में डिफेक्ट आएगा। बहुत अंदर तक जाते हैं, हो सकता है उन्होंने ऑप्शन में बैठाया हो कि किसका डिजनरेशन होगा, एक्सोनल का डिजनरेशन हो रहा है कि डेंड्राइट्स का डिजनरेशन हो रहा है, क्योंकि आप वहीं पर यही तो पढ़ते हैं कि 2 ही चीज़ तो नर्वस सिस्टम में होती हैं, एक्सॉन होती हैं, डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है? बाकी ये परेशान मत होइए, आपको सब पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है? अगर आपने लिटिल बिट थोड़ा बहुत ही पुरानी चीज़ें याद हैं, तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं, अन्यथा ये आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ पे छिपा हुआ है, बस उसी चीज़ को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए, तो आपको नर्वस सिस्टम याद रखना है कि नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हुई, इंक्लूडिंग एक्सॉन का डिजनरेशन हुआ, डेंड्राइट का नहीं हुआ और रिड्यूस्ड माइलिनेशन। माइलिनेशन जो होता है ये आपके नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में जब इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? मतलब एक तरीके की माइलिनेशन शीथ वगैरह होती है, ठीक है? तो अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो इस पैराग्राफ को रट लेना। अभी भी आपके पास 5-6 महीने का टाइम है एग्ज़ाम होने में, जो आपका नेक्स्ट डीबीटी होने वाला है, या अगर आपका सीएसआईआर भी सोच रहे हैं तो भी 4-5 महीने लगेंगे। तो इस पैराग्राफ को याद कर लेना, ठीक है? अगर आप रिपीटर्स हैं, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो भी आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चन्स यहाँ से डिराइव किए जा सकते हैं या किए गए हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ को भी आपको रट लेना है। यहाँ पे कुछ ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल टॉक्सिन के एंट्री में भी रोल प्ले करते हैं, जो आपकी बॉडी में एंट्री करते हैं। तो चूँकि ये सेल सेल एडहेशन का काम कर रहे थे, ये बात हमने आपको बता दी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी चीज़ के एडहेशन में काम कर रहे हैं तो बैक्टीरिया का सेल हो या किसी वायरस का सेल हो, वो भी तो एंटर कर जाएगा। तो उसी क्रम में आपका जीएम-1 होता है, एक गैंग्लियोसाइट्स है, ठीक है? इसको जीएम-1 बोलते हैं, जो कि सेल सरफेस रिसेप्टर का कार्य करता है फॉर द बैक्टीरियल टॉक्सिन, जो कॉज करता है डेबिलिटेटिंग डायरिया ऑफ कॉलरा। यानी कि जो कॉलरा डिजीज होती है उसका जो बैक्टीरिया होता है वो आपकी बॉडी में जो इंटर करता है वो जीएम-1 रिसेप्टर से करता है, या गैंग्लियोसाइट्स होते हैं। इसको याद रखिएगा, कॉलरा टॉक्सिन बाइंड करेगा इस पर और इंटर करेगा, जिसमें जीएम-1 सरफेस पे पाया जाएगा। मतलब ये जो ग्लाइको लिपिड्स कह लीजिए जो उनकी सरफेस पे होते हैं। इसके अलावा इंक्लूडिंग इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स, जो कि एंट्री करके जाता है, प्रोलॉन्ग इंक्रीज कर देता है कंसंट्रेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी को। ये भी आप डिटेल में आगे जाके समझेंगे सेल सिग्नलिंग में। बट अगर आप यहाँ पे इसको लर्न कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कॉलरा में साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे अल्टीमेटली लार्ज इफ्लक्स होता है क्लोराइन का, लीडिंग टू सिक्रीशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड वाटर इनटू द इंटेस्टाइन। इसी तरीके से आपका पोलियोमा वायरस जो होता है वो भी इंटर करता है इसी तरीके से। समझ रहे हैं? तो कुल मिला के अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आई है तो उसको मैं रटा देता हूँ। ये जो होता है आपका पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में ऐसे बहुत किए गए हैं, जीएम-1 और जीएम-2, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? जीएम-1 रिसेप्टर जो होता है ये आपका कॉलरा के लिए है, और जीएम-2 जो होता है ये आपने एक डिज़ीज़ पढ़ी होगी बायोकेमिस्ट्री में, टे-सैक डिज़ीज़ होती है। जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं वहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, नाम आया होगा, और यहाँ पर भी आता है टे-सैक। तो यहाँ पे जब आप टे-सैक पढ़ते हैं तो बीच में ये डैश लगा होता है, समझ रहे हैं? तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो यानी कि जब आपको लिखना होगा जीएम में जब ऑप्शन आएगा तो आप कन्फ्यूज़ होंगे कि 1 था कि 2 था कि 3 था। तो यहाँ पर क्या था, 2 था, क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड इस्तेमाल है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपसे डेफ़िनेटली पूछा जाएगा। टे-सैक जो होता है ये जीएम-2 के, मतलब इसकी जो स्टोरी होकर गुज़रती है, बाकी डिटेल में क्या होता है हम इसको बाद में समझेंगे। बट इसकी जो स्टोरी होकर गुज़रती है वो जीएम-2 से गुज़रती है, ये एक्युमुलेट हो जाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। और कॉलरा का जो बैक्टीरिया होता है वो जीएम-1 से रिसेप्टर से आता है और साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है? जिससे क्लोराइड, वाटर इन सब पे इफ़ेक्ट करता है। कॉलरा आपको पता ही है कि कॉलरा डिज़ीज़ में क्या-क्या होता है, तो उसी के रिगार्डिंग आपको रिलेट कर लेंगे। नहीं समझ में आता है तो केवल इतनी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है?
ये हो गया है, इसके बाद यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स के स्ट्रक्चर्स को बताए गए हैं। ये आपका गैलेक्टोसिर्बोसाइड्स है, इसको याद रखिएगा। ये आपका कॉमन टाइप का होता है जहाँ पे गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यही चीज़ को बताया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं, गैलेक्टोसिर्बोसाइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कोई एक न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड का नाम बताइए, तो आप क्या आंसर करेंगे, गैलेक्टोसिर्बोसाइड करेंगे। सिर्बोसाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ब्रेन से होकर गुजरती हैं, इसी वजह से नॉमेनक्लेचर में इनका नाम वहाँ से आया है। इसके बाद बिकॉज़ द शुगर दैट फॉर्म हेड ग्रुप जो होता है यहाँ पे अनचार्ज्ड है, इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। गैंग्लियोसाइड ऑलवेज़ कंटेन 1 और मोर नेगेटिवली चार्ज सियालिक एसिड जो होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? बाकी इसको थोड़ा-सा आपको याद करना पड़ेगा, बहुत टाइप के सियालिक एसिड होते हैं। इन ह्यूमन सेल में कौन पाया जाता है? मोस्टली एन-एसिटिलन्यूरामिक एसिड होता है, नाना, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए ह्यूमन यानी कि यूकैरियोट का केस पूछा जाएगा या ह्यूमन का पूछा जाएगा, तो आप छोटी-सी बातों से कोरिलेट कर सकते हैं, हमारे रिलेशन में नाना ही होते हैं, ठीक है? प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया के तो नाना नहीं होंगे, ह्यूमन के ही नाना होंगे। तो ह्यूमन के केस में क्या होगा, नाना होता है, नाना का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका एन एसिटिल न्यूरामिनिक एसिड इसको बोलते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ये दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नाना लगा हुआ है, ठीक है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, GM1 है और GM1 का रिलेशन जो होता है ये आपका कॉलरा से है, ठीक है? ये हम याद रखेंगे और GM2 जब पूछा जाएगा तो इसका रिलेशन आपका टेसैक से है। बहुत क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, ठीक है? अब आपको आसानी से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका नॉर्मल सियालिक एसिड का स्ट्रक्चर है, जो कि Na लगा दिया है, ओवरऑल इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसको याद रखिएगा। सियालिक एसिड जो है, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इसको आप याद रखिएगा। सियालिक एसिड इसको नाना बोलते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, या आप 2 बार N लगा हुआ है, तो ये खुद ही कह रहा है कि मैं नेगेटिव चार्ज हूँ, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमने बता दिया, जबकि बैक्टीरिया और प्लांट में क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड आर डिराइव्ड फ्रॉम ग्लिसरॉल से डिराइव्ड होते हैं, एज आर मोस्ट फॉस्फोलिपिड। इन एनिमल सेल ऑलमोस्ट ऑल ग्लाइकोलिपिड आर बेस्ड ऑन स्फिंगोसिन, जो कि आपका स्फिंगोमाइलिन्स वगैरह होते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो कुल मिला के बहुत ही शॉर्ट लेक्चर था ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। इसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आज हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिपिड्स को पढ़ लिया। ग्लाइको क्या है आपका, हमने जो पढ़ा, ये आपका कार्बोहाइड्रेट की मॉइटी है या ओलिगोसैकेराइड है। अगर आपसे डिटेल में पूछेगा तो हम क्या कहेंगे, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड नहीं कहेंगे, ओलिगो कहेंगे। सरफेस में पाया जाएगा, यूकैरियोट्स में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाइलाइट कर देता हूँ, दोबारा से आप इसको याद रखेंगे। ग्लाइकोलिपिड और यूकैरियोट्स हो गया। इसके बाद ये आपके आउटर सरफेस पे मोस्टली पाए जाते हैं, इसको याद रखिएगा। इनमें जो कॉमनली होता है वो आपका स्फिंगोमाइलिन होता है। कौन से इंटरेक्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, नॉन कोवेलेंट देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, और या फिर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन देखने को मिलता है। ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, तो हम याद कर लेंगे, गोल्जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स को याद कर लेंगे, ग्लाइकोसाइलेशन याद कर लेंगे, या ग्लाइकोलिपिड को जी से जी जोड़ देंगे। इसके बाद हमने सेल सरफेस पे ये रिसेप्टर का कार्य करते हैं, उसको हमने देख लिया। इसी तरीके से आपके गैंग्लियोसाइट्स होते हैं जो आपके ब्रेन्स में होते हैं, नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, इनका रोल है। ये बहुत सारे रोल में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपके ये ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो एपिकल सरफेस पे पाए जाते हैं, आपके इंटेस्टाइनल वगैरह में पाए जाते हैं, जो कि हार्श कंडीशन, लो पीएच और हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम से बचाते हैं। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में ये रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और ग्लाइकोलिपिड जो होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे करता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होती है उनको लेक्टिन बोलते हैं, ये तो आपको याद ही रखना है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेक्टिन आपको याद रखना है जो कि बाइंड करेगा। फिर इसी तरीके से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया कि एक माइस है उसको म्यूटेंट कर दिया गया है, उसके ग्लाइकोप्रोटीन में या ग्लाइकोलिपिड में, या कह लीजिए गैंग्लियोसाइड में, सिर्बोसाइड में कुछ भी किया गया है, तो आप बताओ क्या दिक्कत आएगी? तो दिक्कत क्या आएगी, उसके किसके सिस्टम में दिक्कत आएगी, नर्वस सिस्टम में दिक्कत आएगी, और अंदर जाओगे तो उसके एक्सॉन में दिक्कत आएगी। समझ रहे हैं? माइलिनेशन कम हो जाएगा, ये बातें हमने समझ ली। इसी तरीके से जो आपके ग्लाइकोलिपिड होते हैं वो आपके एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। बैक्टीरियल टॉक्सिन या वायरस जो होते हैं वो एंट्री में भी हेल्प करते हैं। गैंग्लियोसाइड GM1 का कॉलरा से रिलेशन है, अल्टीमेटली साइक्लिक एमपी को बढ़ाएगा, जो क्लोराइड, वाटर इन सबको दिक्कत करेगा, जिस तरीके से आपका ये कॉलरा डिजीज होता है, राइट? इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट था, जो हमने GM1 और GM2 को समझ लिया है, बाकी आगे चल के डिटेल में हम इन चीज़ों को और समझेंगे, जब ये बायोसिंथेटिक पाथवे में और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद हमने
ग्लाइकोलिपिड का जब हमसे नाम पूछा जाएगा तो हम गैलेक्टोसिर्बोसाइड का नाम देंगे, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब नाना आता है, नाना को ही सियालिक एसिड बोलते हैं। नाना कहाँ पाया जाएगा? ह्यूमन में पाया जाएगा, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हमारे ही रिलेशन में नाना होते हैं। अब तो याद रहेगा। इसके बाद आपका GM1 जो होता है वो आपका कॉलरा के लिए है, GM2 जो होता है वो आपका टेसैक के लिए है, सियालिक एसिड पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। तो ये लिपिड का पार्ट भी खत्म हो गया है। बाकी अब हम और आगे बढ़ेंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर एक समरी लगाई गई है, उसको हम बहुत जल्दी से देख लेते हैं, जो हमने बीते 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर जो भी हमारे हुए, उसमें हमने क्या सीखा। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए कंटीन्यूअस डबल लेयर होती है लिपिड मॉलिक्यूल, इन विच मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं उसमें इम्बेडेड होते हैं। लिपिड बाइलेयर आपका फ्लूइड होता है जो कि आपका डिफ्यूज करते हैं वन मोनोलेयर से। मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं ये आपके एम्पी फिलिक होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था। जब इनको वाटर में अगर प्लेस्ड कर दिया जाते हैं तो असेंबल स्पॉन्टेनियसली ये बाइलेयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन कैन कंटेन हंड्रेड ऑफ डिफरेंट लिपिड स्पीसीज। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल कंटेन 3 मेजर क्लास होती है, जिसमें फॉस्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोलिपिड होता है। फॉस्फोलिपिड हमने समझ लिया है, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कि आपका मोस्ट कॉमन होता है। इसको याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट बैकबोन स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड की और भी क्लासेस होती हैं, जिसको हम फॉस्फोग्लिसराइड बोलते हैं या स्फिंगोलिपिड बोलते हैं। लिपिड कंपोजिशन में इनर आउटर मोनोलेयर डिफरेंट होती हैं, जो कि इस तरीके से अपना कार्य करते हैं। डिफरेंट मिक्सचर ऑफ लिपिड आर फाउंड इन द मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। आइनोसाइटोल वगैरह को हमने समझ लिया था, जो कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं सेल सिग्नलिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ों को हमने समझ लिया है बीते लेक्चर में। मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी समझ लिया है, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के पेपर अवेलेबल है, उसको और अच्छे से रीड करिएगा। जहाँ पे कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है उसको आप कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। राइट। और यहाँ से डेफिनेटली आपको काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाएंगे। बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। लेक्टिन याद रखना है, यूकैरियोटिक याद रखना है, ग्लाइकोलिपिड याद रखना है। एक क्वेश्चन हमने बता दिया कि माइस को अगर म्यूटेंट किया गया तब आपको क्या दिक्कत आएगी। इसके अलावा जो आपको याद रखना है GM1 और GM2, बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। बाकी जो और डिटेल में होगा वो सर बाकी क्लास में समझा देंगे। तो आज के लिए हमने इतनी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसको डेली पढ़ते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे, और हम इस चीज़ को अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है? तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी बातें। नहीं समझ में आई है तो बेहिचक आप इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका निवारण दिया जाएगा। लक्ष्य JRF हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जॉइन करिए, वहाँ पे आप अपनी कोई भी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं तो बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि ICMR का एग्ज़ाम खत्म हो गया तो अब उसके वीडियो नहीं देखने हैं। वहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें बताई हुई हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करेंगी। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। जो स्ट्रैटेजी के वीडियो हैं, वो भी मैंने आपको बताया है। एक अपनी नोट्स बना लीजिए, उसमें चीज़ों को लिखते जाइए। ठीक है? इस चैनल पे इम्यूनोलॉजी, सेल सिग्नलिंग ऐसे पार्ट्स को कवर कर दिए गए हैं। कुछ शॉर्ट टॉपिक्स कवर किए गए हैं, कुछ टूल्स टेक्निक के पार्ट कवर किए गए हैं। फ्रैप भी आपका इसी पार्ट में आएगा, जो कि मैंने एक लेक्चर कवर किया है, फ्लोरेसेंस रेजोनेंस आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए। बाकी कोई भी आपके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स होती है, वो भी इस चैनल पे सर्वप्रथम अपडेट कर दी जाती है। तो ये एफर्ट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी